गुड मॉर्निंग रमेश। हेलो गोपाल, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। चलो एक आज की टॉपिक के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, नमस्ते। ठीक है, आज की टॉपिक हमारी होगी लोकनायक। नमस्ते रमेश। ठीक है, जो लोग अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं वो फॉलो करें मुझे, ठीक है, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। हेलो सिद्धि, गुड मॉर्निंग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अब आज की जो कहानी है वह केवल एक स्टेट की बात नहीं है। वी विल डिस्कस ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ऐसा समझ लो कि आधुनिक भारत में मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसमें अगर हम महात्मा गांधी के बराबर या उनसे थोड़ा सा 19-20 की तुलना करें तो जयप्रकाश नारायण जी इक्विवेलेंट मान लो। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ही वाज सिमिलर लाइक एज महात्मा गांधी। इतना बड़ा स्टेटस हो गया था, समझ रहे हो। और अभी इनके बारे में बात करेंगे। कमाल के व्यक्ति हैं ये, कमाल की इनकी पर्सनालिटी है, कमाल की सोच है। अमेरिका से रिटर्न व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव आते हैं जो भारत की कहानी को लिखने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वी विल डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लोकनायक। लोकनायक का मतलब ही होता है कि जो जन नेता हो, मास लीडर, मास हीरो, मास हीरो, मास हीरो। नमस्ते सिद्धि। मास हीरो, ही वाज मास हीरो। और थे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। आज तक हमारे लिए यह एक ऐसे लीडर हैं जिनको गांधी के बराबर दर्जा मिला था। ठीक है, और क्यों मिला था इसकी भी हम बातें अपने आगे की चीजों में करेंगे। गुड मॉर्निंग धनंजय। हम आगे की बातों में करेंगे कि आखिर इनको इतना बड़ा दर्जा कैसे मिला था। ठीक है, तो मास हीरो हैं। लोकनायक का मतलब ही होता है मास हीरो, और जय प्रकाश का मतलब होता है। नमस्ते धनंजय, नमस्ते। वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। वी आर डिस्कसिंग लोकनायक जयप्रकाश नारायण और टुडेज टॉपिक। अब जयप्रकाश का मतलब ही होता है, नमस्ते महाकाल। महाकाल से शंकर जी का बोध होता है। ठीक है, जय महाकाल वाली फीलिंग आती है। जय प्रकाश, मीनिंग ऑफ जय प्रकाश देखना। इसकी अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें इनके नाम की, जैसे हमारे भी नामों की मीनिंग होती है, वी हैव ऑल्सो मीनिंग्स ऑफ आवर नेम्स। सो जय प्रकाश, जो लोग एकदम से नए हैं, आज पहली बार क्लास ले रहे हैं, वो फॉलो जरूर करें। उनको बहुत सारी चीजें और बहुत अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। खेल खेल में सारी बातों को समझ जाओगे। देखो, जब तक कॉन्सेप्ट विकसित नहीं होगा, until and unless you are not able to grasp the concept, then you will not solve questions. एग्जाम के क्वेश्चन तो कतई नहीं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो याद करने का तरीका होगा कि हम चीजों को समझते हुए चलेंगे, जैसा हम अभी तक करते आए हैं। ठीक है, तो आप देखो मीनिंग क्या है। विक्ट्री ऑफ लाइट। जय प्रकाश का मतलब है, जय मतलब विजय, विक्ट्री ऑफ लाइट, विक्ट्री ऑफ लाइट। हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम ही है विक्ट्री ऑफ लाइट। प्रकाश, प्रकाश क्यों जरूरी है जिंदगी में? वाई लाइट रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ टू रिमूव इंटेंस डार्कनेस। जैसे ही कोई घना अंधेरा होता है और जब हम किसी भी प्रकाश को जलाते हैं तो तुरंत ही चारों तरफ अंधेरे का नाश हो जाता है, नहीं? तो हम आज यही टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
हमारी टॉपिक आज यही रहेगी। बहुत अच्छी बातें आप जानने वाले हो, ठीक है। देखो अब एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन ले लो। अनअकैडमी एक चैंपियनशिप स्टार्ट कर रहा है जो 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 24 मई 10 AM एनरोलमेंट स्टार्ट है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो एनरोल्ड हो सकते हैं। इट इज माई इंट्रोडक्शन दोज हु आर न्यू। Myself Anand Prakash, I have been teaching for more than 9 years at Delhi Mukherjee Nagar and Karol Bagh, and here is a great opportunity for all of you to learn from my side answer framing, answer writing and understanding the concept with remarkable command। आप चीजें ऐसे पढ़ोगे जैसे कि आपने कभी इसके बारे में, मतलब ऐसा नहीं लगेगा ये कोर्स है, मजा आएगा आपको। और ये देखना, ये कुछ सोशल ब्लॉगिंग साइट्स हैं जहां आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई समस्या है तो। अब मैं 2 जून से मैं पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू डिस्कस 62nd, 63rd, 64th बीपीएससी मेंस का पेपर 2 डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, देखो क्या होगा, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, और इसमें बिहार का भी संदर्भ होगा। ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इकोनॉमी ऑफ बिहार, ठीक है, पॉलिटी ऑफ बिहार, साइंस एंड टेक इन बिहार, ये सारे एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। आंसर फ्रेमिंग सीखेंगे और कैसे आंसर में अधिक मार्क्स लाए जाते हैं। ये स्टार्ट होगा 12 to 1:30, 12 बजे से 1:30 तक 1.5 घंटे की क्लास होगी अनअकैडमी प्लस पे। ये कहाँ स्टार्ट होगा? अनअकैडमी प्लस पे 2 तारीख से। आगे बढ़ते हैं। PSIR की हमारी बैच चली रही है। हेलो सोनू, जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं वो फॉलो जरूर करें, ठीक है, तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगा ना। PSIR की हमारी बैच चल रही है 8 से 10, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस को देख रहे हैं 8 to 10 PM। जिनका पॉलिटिकल साइंस है वो ये क्लास ले सकते हैं। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की हमारी टॉपिक है, देखो लिखा है टुडेज आवर टॉपिक इज जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये एक ऐसा सेगमेंट है। देखो हम उन सेगमेंट्स पे काम कर रहे हैं। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द अनसंग हीरोज ऑफ मॉडर्न इंडिया। हेलो सोनू, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, वेलकम इन दिस क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सुप्रभात, ठीक है। तो देखो दिन की शुरुआत जब इतिहास के उन पन्नों से होती है जो इतिहास में अजर अमर लोग हो गए हैं, तो उनमें जयप्रकाश नारायण जी का नाम अपने आप में एक बहुत बड़ी सम्मान और उपलब्धि के साथ लिया जाता है। अगर, जैसा मैं पहले ही कह रहा था कि अगर कोई महात्मा गांधी के बराबर में खड़ा होने का पूरे इतिहास में साहस रखता है तो वो हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। गुड मॉर्निंग आयुषी, वी आर डिस्कसिंग टुडे जयप्रकाश नारायण जी। तो मैंने कहा कि जयप्रकाश का मतलब ही है विक्ट्री ऑफ लाइट, प्रकाश की विजय, जिसका नाम ही ऐसा हो। अब आजकल कुछ उल्टा भी हो जाता है, लेकिन उस जमाने में थोड़ा सा बेहतर था, ठीक है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब आजादी मिली या आजादी से पहले, वो जो आजादी के दीवाने थे, दोज हु वर warriors of Indian national freedom struggles, their life was larger than life। मतलब उनकी जो जिंदगी थी उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना त्याग, इतना साहस, इतना लोक कल्याण की भावना। और मैं अभी बताऊंगा जेपी के बारे में, जिनका शॉर्ट हम जेपी कहते हैं। तो जेपी जी के बारे में मैं बताऊंगा कि हाउ he sacrificed his ambitions for the national freedom struggle। Welcome Richa, welcome Ricky, all of you, welcome, very good morning to all of you, namaste to all of you। Those who are not following me till yet, follow me on the Unacademy platform। If you want to follow me other social blogging sites, then you can watch in the below section of this slide। नमस्ते रिचा, वेलकम, ठीक है। अब हम जिनकी बात कर रहे हैं, इनकी तो मतलब आप गांधी के बराबर तुलना कर रहे हो, तो ये अमेजिंग है, ठीक है। हम इन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। वेलकम तरुण, ठीक है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हमें क्या बात करनी है इनके बारे में। देखो यहां लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण जी पीपल्स हीरो हैं। लोकनायक का मतलब पीपल्स हीरो, आम जनता के नायक। देखो ये हमारी जो भी लेक्चर होती हैं, जो लोग नए हैं, पहली बात, नमस्ते तरुण, जो लोग नए हैं वो मुझे फॉलो करें, पहली बात। और दूसरी बात कि आवर होल लेक्चर विल बी इन बाइलिंगुअल मीडियम, बिकॉज those who are understanding English well, I am here to explain each and everything in English, and at the same time simultaneously I will explain in Hindi। हिंदी इंग्लिश में मैं बोलता रहूंगा। हेलो शालिनी, हेलो छोटू,
मैं हिंदी इंग्लिश में बोलता रहूंगा और उसको ट्रांसलेट करता रहूंगा, तो घबराना नहीं है। ना मैं हिंदी में अधिक या कम कर रहा हूं, ना इंग्लिश में कर रहा हूं, दोनों को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं। तो यहां लिखा गया कि पीपल्स हीरो, आम जनता के हीरो हैं। ये एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो अपने जीवन के अंत तक कहा करते थे कि आई एम इन दी पॉलिटिक्स नॉट फॉर एनी ऑफिस होल्डिंग, मैं किसी पद की लालसा में नहीं आया हूं। आई एम नॉट ग्रीडी ऑफ दैट काइंड, आई एम नॉट इन दी पॉलिटिक्स फॉर एनी पॉलिटिकल ऑफिस, एनी पर्सनल गेन। हेलो धीरज, गुड मॉर्निंग। मैं राजनीति में इसलिए आया हूं जिससे कि मैं सोशल वर्क कर सकूं। दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ जयप्रकाश नारायण। ये कहते थे कि राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम है। राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम है। आ रहा है समझ में? राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम है। मुझे पद की लालसा नहीं है, और मैं ये बात गारंटी से कहता हूं, नमस्ते धीरज, मैं ये बात गारंटी से कहता हूं कि उनके पास 2 अवसर थे और उन्होंने ठुकरा दिया। हेलो गालिब, गुड मॉर्निंग। देखो, उनके पास 2 अवसर थे। पहला अवसर था कि सबसे पहले राष्ट्रपति बनने का ऑफर किसे दिया गया था? According to the documentation available, we have firstly presidential office offer given to जयप्रकाश नारायण जी। पहली बार राष्ट्रपति बनने का अवसर जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में किसी पद की लालसा में नहीं हूं। I am not greedy of any office and I am not in the politics because of any greed, personal interest. I am in the politics for the social cause. पहली बात ये। दूसरी बात, हेलो सुमन, वेलकम। और दूसरी बात ये कि मैं राजनीति में जब समाज सेवा के लिए नहीं हूं तो मैं प्रधानमंत्री का भी पद नहीं लूंगा। एक मजे की बात बता रहा हूं आपको कि जब इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगाई गई थी, when in 1975 there was a emergency, और जब 1977 का चुनाव हुआ in 1977, जब 1977 तक तो इमरजेंसी चल रही थी, 18 महीने की थी। 1978 के आसपास में जब सरकार बनी, ठीक है, मोरारजी देसाई और ऐसे लोग जब प्रधानमंत्री बने, तो पहला ऑफर किसे दिया गया था? देयर वॉज अगेन ऑफर ऑफ टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। अगेन ही रिफ्यूज। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जीवन सिद्धांतों पे जिया हूं। आई लीव माई लाइफ ऑन द प्रिंसिपल्स एंड इन द लास्ट फेज ऑफ माई लाइफ आई विल नॉट गोइंग टू गिव अप माई प्रिंसिपल्स। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में क्या करूंगा? अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ूंगा। देख रहे हो राजनीति का स्तर? उस जमाने के लीडर आजादी के पहले जिस तरीके की उनकी सिद्धांत थी, जिस तरीके का उनका विचार था, यह अपने आप में आश्चर्य करता है। आज जो लोग बिहार के बारे में कुछ बोल देते हैं, ये वही लोग हैं जिनको कि भारत के इतिहास की जानकारी नहीं है। ठीक है, बिहार का अगर एंशिएंट हिस्ट्री में ही योगदान देख लो तो मगध साम्राज्य ही पहला साम्राज्य है जिससे कि पूरी भारत में साम्राज्य की नींव पड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम द मगध एंड रूल्ड अक्रॉस द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तक रूल करता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम मिडवल पीरियड की बात करें तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराने के बाद एक बड़ा सा साम्राज्य बनाया था। उसी के ढांचे पे अकबर ने अपने व्यवस्था का विस्तार किया। एंड इन द मॉडर्न हिस्ट्री जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, बड़े बड़े लीडर्स हुए और उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की कि उन्होंने पूरी जिंदगी भर अपने प्रिंसिपल्स और सिद्धांतों के साथ, वेलकम रजक, वेलकम आदर्श, दोज हु आर न्यू, एंश्योर दैट यू फॉलो मी। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप मुझे फॉलो करोगे तो। और इंग्लिश से नहीं घबराना है, ठीक है? अगर इंग्लिश मीडियम है तो ठीक है, हिंदी मीडियम है तो घबराना नहीं है। मैं केवल हिंदी और इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहा हूं एट द सेम टाइम। ठीक है, देखो मैं एक बात कहता हूं, ये याद रखना कि पोस्ट ह्यूमसली जब उनकी मृत्यु हुई, तो जब वाजपेयी जी की सरकार थी, व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन जयप्रकाश नारायण जी गॉट भारत रत्न। भारत रत्न इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इससे बड़ा कोई नागरिक सम्मान नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी
अगर जयप्रकाश जी होते तो ये अवार्ड लेने से भी इनकार कर देते, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी इन सब से दूर दूर रही थी। आ रहा है समझ में? एक और मुद्दा ये है कि ये इनका इतना बड़ा स्टेटस था, ये सब पूछा जाता है भाई एग्जाम में, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी तो देखना है और हमें वॉच करना है। 1965 में उन्होंने एक किताब लिखी, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ध्यान देना, एक बुक है इनकी, जयप्रकाश जी ने, जेपी ने एक पुस्तक लिखी, यहां मैं देखो डिनोट कर रहा हूं हियर, जयप्रकाश नारायण ऑथर्ड अ टेक्स्ट। देखो बहुत सारी बातें आप जानोगे इनके बारे में। ऑथर्ड अ टेक्स्ट इन 1965 एंड दैट इज व्हाई ही गॉट, ये जो किताब लिखी थी ना, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। हेलो प्रीति। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति की पुनर्संरचना। नमस्ते। भारतीय राजनीति की पुनर्संरचना, इसके लिए इनको एक अवार्ड मिला था। इसके लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेमन गोपाल, सही बात है, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। रेमन मैगसेसे अवार्ड मिला था। अभी भी हेलो प्रभु, वेलकम। अच्छा फटाफट जरा मुझे आंसर देना कि जो रेमन मैगसेसे अवार्ड है, वह किन देशों द्वारा दिया जाता है? यह रेमन मैगसेसे, मैं यहां लिख रहा हूं, ये जो रेमन मैगसेसे अवार्ड है, इसके बारे में भी जानते रहो, क्योंकि अगर आपको सही जानकारी नहीं होगी, ये जो अवार्ड दिया जाता है तो यह किस देश द्वारा दिया जाता है? ठीक बात है गोपाल, कौन है? फिलीपींस, ठीक बात है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। अब ये रेमन मैगसेसे क्या थे? यहाँ के फिलीपींस के पीएम थे, प्रेसिडेंट थे, क्या थे ये? या नेशनल हीरो थे? बिल्कुल प्रेसिडेंट थे, वेरी गुड। ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ, रेमन मैगसेसे वाज प्रेसिडेंट ऑफ, हाँ बिल्कुल, एशिया का धीरज, एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है रेमन मैगसेसे अवार्ड को। और ये किसके लिए दिया जाता है? फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए रेमन मैगसेसे अवार्ड दिया जाता है। तो इनको 1965 में किसके लिए मिला था? द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इतना तक तो बात क्लियर हो गई। अब जरा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इनकी जिंदगी में कौन कौन से वो क्षण आते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। देखो अब इनका बर्थ होगा, अभी हम आगे बढ़ेंगे और जहां अभी स्लाइड्स में थे वहां पे आएंगे। ठीक है, जरा इनका बर्थ देखना। इनकी बर्थ है, थोड़ा समझ बना लो, इनकी बर्थ है 1902 और एक क्षेत्र है जो यूपी और बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है, सिताब दियारा। तो इसलिए यह बिहार के भी हो गए और यूपी के भी हो गए। ठीक है, एक बॉर्डरिंग एरिया है सिताब दियारा। ही वाज बोर्न एट सिताब दियारा में जन्म होता है इनका, एक कायस्थ फैमिली में, श्रीवास्तव फैमिली में। ठीक है, कायस्थ फैमिली। खैर जाति पाति का कोई मतलब नहीं है, इंसान तो इन जाति और धर्म की संभावनाओं से दूर है। वी आर फ्री फ्रॉम ऑल द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कास्ट, रिलीजियन, बिकॉज वी आर बोर्न एज अ फ्री इंडिविजुअल, इजंट इट? हम फ्री इंडिविजुअल के रूप में ही तो जन्म लेते हैं। 1902 में इनका जन्म हुआ है। अब उस समय की सर्कमस्टेंसेस क्या है? जिस समय इनका जन्म हुआ है उस समय देश में क्या चल रहा है, परिस्थितियां क्या है कंट्री में, जब तक वो परिस्थिति नहीं समझोगे तब तक इनका पालन पोषण या इनकी मानसिकता समझ में नहीं आएगी। रिमेंबर इट। सो वी मस्ट एंश्योर व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस एट दैट टाइम। सर्कमस्टेंसेस क्या थी? व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस? एक तो सर्कमस्टेंसेस ये है कि इस समय जो मॉडरेट्स हैं कांग्रेस के, नरमपंथी मॉडरेट्स, या थोड़े निराश हो रहे हैं, डिसअपॉइंटेड, पेसिमिस्टिक हो रहे हैं। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। Moderates of Congress a little bit pessimistic because nothing was changed in India.
कांग्रेस के जो पेसिमिस्टिक हैं, जब इनका जन्म हो रहा है तो भारत की मैं परिस्थिति बता रहा हूं, ठीक है, तभी तो समझोगे ना कि इनका विचार कैसे आगे बढ़े। हेलो अनुपम, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मॉडरेट्स कांग्रेस के जो नरमपंथी हैं, कांग्रेस के, उनमें एक निराशा की भावना घर कर रही है। समवेयर दे डिसअपॉइंटेड मॉडरेट्स ऑफ द कांग्रेस। नमस्ते, ठीक है। दूसरी बात ये चल रही है कि 1905 तक आते आते अंग्रेजों ने ये तय किया। हेलो कन्हैया, वेलकम। दोज हु आर टिल yet not following me, ensure that you must follow me because of many things. You will get bilingual information, you will improve your language efficiency. आपको लैंग्वेज समझ में आएगा, विचार समझ में आएंगे। हाँ बिल्कुल अनुपम, मैं उसी चीज को हिंदी में बोल रहा हूं और उसी चीज को इंग्लिश में भी बोल रहा हूं। तो अब ये मत कंफ्यूज होना कि मैं हिंदी में कुछ अलग बोल रहा हूं और इंग्लिश में कुछ अलग, है ना। ये देखो नरेंद्र मोदी जी भी ज्वाइन कर गए। वेरी गुड, ठीक है अनुपम, ठीक है। तो मैं केवल ट्रांसलेशन कर रहा हूं, ठीक है, बाइलिंगुअल क्लास चल रही है तो मैं उसी को, ठीक है, वेरी गुड। तो 1905, ओके, ठीक है, वेरी गुड। नमस्कार मोदी जी, ठीक है, आइए, आपका बिल्कुल स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। और हम कुछ मिलके पढ़ाई करते हैं, देश की भलाई करते हैं, देश के युवाओं के लिए। वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। ठीक है भाई बच्चों, स्वागत कर लो, ठीक है। 1905, तो देखो 1905 में क्या हो गया। नमस्ते, देखो, ठीक है, पार्टीशन। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपका स्वागत है, बिल्कुल हर कोई आपका स्वागत करता है, ठीक है। एज ए पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखना, बंगाल का जो पार्टीशन है, यह जो बंगाल का विभाजन है, यह लॉर्ड कर्जन ने किया था। एंड लॉर्ड कर्जन को कहते हैं कि उसने देश में कर्जन शाही लगा दी थी। अब पहले के जो तानाशाह होते थे, कहते थे ना कि शाह मतलब होता है राजा। कर्जन शाही, मोस्ट इनफेमस वायसरॉय ऑफ इंडिया, मोस्ट इनफेमस। यह इतना बदनाम था कर्जन कि इसने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया था। एंड दैट वाज द पीरियड। अब ये यहां तक तो समझ में आ गया कि व्हेन जयप्रकाश नारायण जी बोर्न एट द सिताब दयारा, जब सिताब दयारा में, जो यूपी और बिहार के बॉर्डर में पड़ता है, 1902 में जब जन्म होता है जयप्रकाश नारायण जी का, तो परिस्थितियां थोड़ी विकट हो रखी हैं। कांग्रेस के नरमपंथी धड़े थोड़े सुस्त हो रहे हैं। मॉडरेट्स ऑफ द कांग्रेस वर एट दैट टाइम बिकेम पेसिमिस्टिक बिकॉज दे डिड नॉट अचीव व्हाट दे वांटेड। अभी तक उनको वो नहीं मिला है जो वो चाह रहे थे। नेक्स्ट थिंग, इन 1905 लॉर्ड कर्जन, ही वाज वेरी इनफेमस वायसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कर्जन जो उस समय भारत का सबसे बदनाम, सबसे अलोकप्रिय वायसरॉय है, उसने बंगाल विभाजन को लागू कर दिया है। He enacted, hello प्रिंस, गुड मॉर्निंग। बंगाल विभाजन, देखो इसमें इतनी जानकारी मिलेगी ना कि फ्लक्स हो जाओगे। और जब हम प्लस वाले क्लास में पढ़ते हैं तो और डिटेल पढ़ते हैं, आ रहा है समझ में। तो ये याद रखना कि ये पूरा नॉलेज और ज्ञान और मनोरंजन से भरी हुई क्लास है। आप बिल्कुल इस क्लास में बने रहें और एंजॉय करें और सीखें, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हम थोड़ा इतिहास के पन्नों को कुरेद रहे हैं, क्योंकि ये जो इतिहास से निकला हुआ महान व्यक्तित्व है, बिना उन परिस्थितियों को समझे वी कांट अंडरस्टैंड हु वाज एंड हु इज जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल हम उन परिस्थितियों को तभी समझेंगे जब हम इतिहास की उन धाराओं को समझेंगे। किसी व्यक्ति का जन्म जिन परिस्थितियों में होता है, उसी से उसके विचार बनते हैं। इफ यू बॉर्न इन ए डेफिनेट एंड सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, योर ब्रेन एंड थिंकिंग विल बी लाइक दैट, ठीक है। सो कर्जन शाही लगा रखी थी उसने। हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच में भारत में तगड़ा आंदोलन छिड़ गया। एक तो ये था कि कांग्रेस में एक्सट्रीमिज्म का जन्म हो गया। हेलो निशु, वेलकम, ठीक है। कांग्रेस में एक्सट्रीमिज्म का जन्म हो गया, अतिवाद का जन्म हो गया। लाल बाल पाल, डू यू नो लाल बाल पाल, पता है क्या? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। एक महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल बंगाल में और लाला लाजपत राय पंजाब में, ठीक है, आ रहा है समझ में। बिपिन चंद्र पाल को कहते थे क्रांतिकारियों का पिता। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ही वॉज नोन एज
फादर ऑफ ऑल द रिवॉल्यूशनरीज, बिपिन चंद्र पाल को कहते थे कि वह क्रांतिकारियों के पिता हैं। आ रहा है समझ में? लाला लाजपत राय को, हेलो मनीष, लाला लाजपत राय को कहते थे पंजाब केसरी, मतलब पंजाब का शेर हो गया, प्रतिनिधि, पंजाब केसरी। आ रहा है समझ में? और तिलक जी को कहते थे लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक, जिन्होंने सभी प्रकार की जनता में, हेलो कोमल नमस्ते, लोकमान्य तिलक एक्सेप्टेड टू ऑल, लोकमान्य मतलब होता है एक्सेप्टेड टू ऑल। तो 1905 तक क्या हो गया था कि उदारवादी नेताओं से लोगों का मोह भंग हो गया था। टिल 1905 पीपल वर डिस्टर्ब्ड ड्यू टू फेलियर, नॉट एग्जैक्टली फेलियर, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ मॉडरेट्स। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से उदारवादी फेल थे, लेकिन अब उनसे कुछ ज्यादा नहीं हो पा रहा था। तो ये तीन जो व्यक्तित्व आते हैं देश में, लाल, बाल और पाल, इनको कहते हैं कि देवर एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कांग्रेस। यह गरमपंथी धड़े के नेता थे, कांग्रेस में गरमपंथी धड़े के नेता थे, देवर एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कांग्रेस। और मैंने कहा कि इन सब में भी सबसे इन्फ्लुएंशियल कौन थे? महात्मा गांधी के भी पहले बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है फर्स्ट मास लीडर। एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम जन नेता, बिफोर दी गांधी ही वॉज द फर्स्ट मास लीडर ऑफ इंडिया। गांधी के भी पहले ये प्रथम जन नेता थे, ठीक है, यहां पे ये दिखाई दे रहा है। और इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता। तो एक ऐसा दौर चल रहा है, हेलो नीरज वेलकम, अब एक ऐसा दौर चल रहा है, देखना ध्यान से, जहां अब जब बंगाल विभाजन लागू होगा, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी से जयप्रकाश नारायण जी के विचार बनेंगे। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल व्हेन इनेक्टेड, तो स्वदेशी मूवमेंट चलने लगा। आ रहा है समझ में? स्वदेशी मूवमेंट चलने लगा, स्वदेशी मूवमेंट चलने लगा। अब जब स्वदेशी मूवमेंट चलने लगा तो पूरे देश में एक तरीके से एक लहर सी उठ गई, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार होगा, बाइकॉट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को बाइकॉट कर दिया गया, इंग्लिश को बाइकॉट कर दिया गया। ओके नीरज, इट मींस दैट यू आर गेटिंग, ठीक है, इंग्लिश को बाइकॉट कर दिया गया, ठीक है, और इंग्लिश को बाइकॉट कर दिया गया, सरकारी नौकरियों को बाइकॉट कर दिया गया, क्लॉथ्स को बाइकॉट कर दिया गया। ऐसा चल रहा था, बैरिस्टर जो लोग थे अपनी बैरिस्ट्री को छोड़ रहे थे, और इन्हीं परिस्थितियों में जयप्रकाश बचपने में आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। ऑल दी सर्कमस्टेंसेस वाज पीरियड ऑफ नेशनल मूवमेंट। यहां से नेशनल मूवमेंट गति पकड़ रहा है, नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन में एक गति आ रही है, स्पीड आ रही है। ओके रिचा, वेरी गुड, जब समझ में आ जाए तो ऐसे ही बताते रहना, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन, हेलो अंजलि वेलकम, गुड मॉर्निंग। Those who are till yet not following me, start follow me, because then you will receive notification when our classes will be started. So our classes will start or till yet started at 10 PM daily, ठीक है, 10 बजे चल रही है हमारी क्लासेस, तो इसको ध्यान देना, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेजी में था इस समय, और इसी बीच में एक बच्चे का विकास हो रहा है जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण। अब यह उस समाज में है, उस समाज में है जयप्रकाश नारायण जहां पे राष्ट्रवादी आंदोलन अपने चरम पे है, नेशनल मूवमेंट एट इट्स पीक, एट इट्स जेनिथ, एंड जयप्रकाश नारायण was nurtured in that circumstances। उन परिस्थितियों में जयप्रकाश जी का लालन पालन हो रहा है। इसी बीच में 1909 में, पूरा देख लो हिसाब किताब, 1909 में क्या लागू हो गया? मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स, मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स। इसमें क्या कर दिया गया? ये जो रिफॉर्म्स क्या थे, ये तो फूट डालने की नीति थी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। एग्जाम में पूछते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांटेड टू मुस्लिम कम्युनिटी। पृथक निर्वाचन का मतलब ये हो गया कि मुस्लिम क्षेत्र में केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगा और केवल मुस्लिम ही जीतेगा, दूसरे लोग नहीं चुनाव लड़ सकते। In a Muslim constituency, only Muslim can participate. No other communities and religion personals were given rights to contest election in that constituency. उस चुनावी क्षेत्र में कोई दूसरा भाग नहीं ले सकता है। आ रहा है समझ में?
तो ये माहौल चल रहा था। ये तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है ना। एक बचपने में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से जूझ रहे थे कौन? जयप्रकाश नारायण। मैंने कहा कि जो ब्रिलियंट लोग होते हैं, अब ऐसा नहीं कि अपने उम्र के आगे पड़ाव में अगर आप बचपने में कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी कुछ नहीं करोगे। जस्ट आई एम सेइंग, ऐसा कई उदाहरण है जहां बाद में लोगों ने किया। जस्ट व्हाट आई एम सेइंग। हेलो पूजा, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो आगे चल के महान बनने वाला होता है तो कुछ कुछ लक्षण हमें बचपने में भी दिख जाता है। अब जयप्रकाश नारायण जी स्वदेशी से बहुत प्रभावित हैं, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं। एंड ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। ज्यादा उम्र नहीं है, 6-7 साल की उम्र है, लेकिन उन्हें चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। आगे चल के 1914 में, देखना ध्यान से, 1914 से लेके और 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन चलेगा। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इट वॉज द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड लाखों की संख्या में भारतीय सैनिक भेजे गए। मिलियंस ऑफ इंडियन सिपाहीज सेंट टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बाय द ब्रिटिश एम्पायर टू फाइट अगेंस्ट नो वन। मतलब जिसको हम जानते ही नहीं, उसी के विरुद्ध भारतीय सैनिकों का बलिदान देना शुरू कर दिया। ये बात भी जयप्रकाश नारायण जी को परेशानी में डालने वाली थी। गॉट इट? तो डिवाइड एंड रूल परेशानी में डालने वाली थी। ठीक है, डिवाइड एंड रूल परेशानी में डालने वाली थी। वह कहते थे कि स्वदेशी का विकास होना चाहिए। अब मान लो यही एग्जाम में पूछ लेगा, देन क्या करोगे? एक स्टेटमेंट मैं बना देता हूं कि विच वर दी आइडियोलॉजीज ग्रास्प्ड बाय जयप्रकाश नारायण, कि जयप्रकाश नारायण जी किन विचारधाराओं से प्रभावित थे, और नीचे स्टेटमेंट दे देगा स्वदेशी और अपोज ऑफ डिवाइड एंड रूल, अपोज ऑफ वर्ल्ड वॉर। अब याद ही नहीं है, आप तो रट के गए हो, बस इतना ही याद है कि संपूर्ण क्रांति की है। देन हाउ विल यू गिव आंसर? हेलो चौहान, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको अच्छी समझ होगी तो ही आंसर दे पाओगे। और इस समय तो आयोगों ने तय किया हुआ है कि उनको बुद्धिमान लोग चाहिए, बिकॉज इंडिया इज नाउ ए फेज ऑफ नेक्स्ट स्टेज। भारत इस समय अगले चरण में जाने को तैयार है। भारत इस समय विकास की गति पे है, तो उनको एक ऐसे लोग चाहिए जो अपनी बुद्धि और विवेक का अच्छा इस्तेमाल करते हो, केवल रट्टू तोते ना हो। देयर इज नो नीड ऑफ पैरट्स, बिलीव मी। So always remember while you are studying, not behave like as parrots. तोते तो मत बनो, इतना रिक्वेस्ट है, क्योंकि सदियों लग जाएगी। अच्छा, आपने कभी गौर किया है कि किसी किसी को एग्जाम निकालने में 10 साल क्यों लग जाते हैं? किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, या होता ही नहीं है। हमेशा याद रखना, दिमाग तो हम सबके पास बराबर है। रिमेंबर इट, ऑल वी हैव सेम ब्रेन कैपेसिटी। हमारे पास, हेलो विवेक, आ रहा है समझ में? हमारे पास ब्रेन की कैपेसिटी सेम है, लेकिन स्ट्रेटजी खराब हो जाती है, रणनीति खराब हो जाती है, कोई बताने वाला नहीं होता और हम कबाड़ चीजें पढ़ते रहते हैं। वी आर जनरली कलेक्टिंग, हेलो कुची, वी आर जनरली कलेक्टिंग गार्बेज, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज। खूब सारी जानकारियां बटोर लेते हो, खूब सारा मटेरियल बटोर लेते हो, आपको पता ही नहीं है कि इन जानकारियों को यूज कैसे करना है। मैं कहता हूं कि आपको मैं यूरेनियम दे देता हूं, सपोज दैट आई एम गिविंग यू यूरेनियम, आपको पता ही नहीं है कि यूरेनियम का क्या यूज करना है, तो आपको कोई 2 थप्पड़ लगा के भी चला जाएगा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बिगाड़ वही पाएगा जिसको परमाणु बम बनाने आता है। हेलो पूजा, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन दिस क्लास। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। आप हर एक तरीके से बुद्धिमान हो जाओ। ठीक है, जब सवाल का जवाब देना हो, रटना ना पड़े, एक बार चीजें सुनो। जैसे देखो, अभी हम क्लासेस कर रहे हैं, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी। आपको एक बार समझ में नहीं आया, दोबारा सुन लो भाई। और दूसरी चीज कि अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर करो जिनके पास अच्छी नॉलेज नहीं है। हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, होल्ड करने से नहीं। टीचर्स क्यों, ठीक है, आ रहा है समझ में? ऑलवेज रिमेंबर, यू मस्ट शेयर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। और जब आपकी जानकारी, जैसे मान लो जयप्रकाश जी की टॉपिक है हमारी, ठीक है, और हम चर्चा कर रहे हैं, तो जब आपका दोस्त भी इस बारे में जान जाएगा तो आप ऐसा करो कि चलो हम लोग आपस में डिबेट कर लेते हैं। देन यू विल लर्न थ्रू फन। आप फन में सारी चीजें सीख जाओगे। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखना कि यहां पे एक और बात हुई है, एक और बड़ी घटना हुई है इतिहास की वो घटना हुई है जिसने कि भारत की रूपरेखा बदल दी। आप मानो या ना मानो, लेकिन दुनिया जरूर मानती है। एंट्री ऑफ गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स, एंट्री ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी
and after some time he became महात्मा गांधी। अफ्रीका से एक प्रवासी भारतीय बूटेड सूटेड होके भारत की धरती पे उतरा है और वो है महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। कुछ सालों में ही मोहनदास करमचंद गांधी के गांधी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और इसी बीच में आप सोच रहे हो कि ये मैं गांधी क्यों बोल रहा हूं भाई, इसी बीच में एक युवा है जो अपनी एडल्सेंस में है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण at this stage was in the adolescence period, अपने युवावस्था में हैं। इनकी उम्र 1918 तक 16 साल 17 साल है और आज के बच्चों जैसा नहीं है कि पबजी खेल रहे हैं। Got it? He was not playing video games at that time. There was no facility, ऐसी कोई facility भी नहीं थी, लेकिन he was investing his brain, his efforts to understand this motherland. Got it? आ रहा है समझ में? आजकल तो देखो हंसी भी आ रही है। आजकल हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे गए, गेम डाउनलोड कर लिया, दिन भर लूडो खेल रहे हो, उम्र हो रखी है 40 साल की, लूडो खेल रहे हो, ठीक है। सो व्हाट नाउअडेज, लूडो खेलना बुरा नहीं है, बट वेन एवर यू वांट टू, जैसे होता है ना कि अपनी प्रेशर को खत्म करना है, 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के लिए खेल लो, बट रिमेंबर इट कि अपना टाइम सही तरीके से यूज करना है, ठीक है। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, 16 साल की उम्र में वह राष्ट्रीय आंदोलन को समझ रहे हैं। गॉट इट? जयप्रकाश नारायण अंडरस्टूड नेशनल मूवमेंट इन द एज ऑफ 16 इयर्स, ठीक है। और हमारी हालत तो ऐसी हो रखी है, बिलीव मी, कि हमको क्या होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स 16 साल के बच्चों को तो घर से बाहर भी जाने देने में सोचते हैं 10 बार कि कहीं कोई उल्टा सीधा डिसीजन न ले ले, कोई गलत सामान न खरीद ले, कहीं उसको दुकान वाले ठग तो नहीं लिया है। There are so many precautions is taken by our parents whenever they are sending us in the outside world. Okay, coming to the point, तो देखो यहाँ पे क्या है, 16 साल में वो इन परिस्थितियों को देख रहे हैं, तो सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना किससे है इनकी? किससे है? महात्मा गांधी से है। He was influenced by मोहनदास करमचंद गांधी। अब ऐसा क्या कर दिया था गांधी जी ने कि ये इन्फ्लुएंस हो गया? देखना। कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देखना, देखते रहो पूरी इतिहास की धारा। और अगर आपको सीखना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तोता नहीं बनना है। बिलीव मी, जब इंसान की लाइफ मिली है तो इंसान बनो, तोते तो मत बनो। बिलीव मी, यू हैव, एरिस्टोटल सेड, एरिस्टो एक विचारक, एरिस्टोटल सेड कि ऑलवेज रिमेंबर यू शुड बिहेव लाइक एज ह्यूमन बीइंग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारा अगला पॉइंट है, देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है कि अब 1919 तक आते आते बहुत कुछ हुआ है भारत में। 1919 तक आते आते बहुत कुछ हुआ है भारत में। हेलो नेहा, वेलकम, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो 1919 तक आते आते बहुत कुछ हुआ है, और क्या हुआ है जरा एक नजर डालते हैं। 13th of अप्रैल जलियांवाला बाग मैसाक्रे, ये हो रखा है। जलियांवाला बाग का ये नरसंहार हो रखा है, ये नरसंहार हो रखा है, ठीक है। इसके पहले रॉलेट एक्ट आया है, रॉलेट एक्ट। सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, ध्यान देना। ऑलवेज रिमेंबर, दे विल आस्क यू सीक्वेंस इन द एग्जाम की करेक्ट सीक्वेंस क्या है, करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या है, तिथि क्रम क्या है इन घटनाओं का। देखा होगा प्रश्न। रोलेट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1919 एंड टू अपोज रोलेट एक्ट few persons, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, बताया होगा मैंने, एंड डॉक्टर सत्यपाल, ये दो लोग को गिरफ्तार कर लिया गया था। एंड दैट इज व्हाई पीपल गैदर्ड ऑन द डेट ऑफ बैसाखी एट दी जलियांवाला बाग एट अमृतसर। अमृतसर में खूब भीड़ जुटी हुई थी इस बात का विरोध करने के लिए कि रॉलेट एक्ट के माध्यम से, हेलो राकी, हेलो रूही, वेलकम इन दिस क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्ते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो इतिहास में हम आगे पढ़ेंगे प्लस वाली क्लास में, जब मैं स्टार्ट करूंगा, हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं मैं प्लस पे, तो हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तो मैं सिनॉप्सिस दे रहा हूं। तो यहाँ पे सत्यपाल किचलू, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा था और यहाँ पे हत्याकांड हो गया, मैसाकर, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसाकर हैपेंड ऑन दी 13th of अप्रैल। जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई।
तो माहौल बड़ा तनाव हो रखा है। जेपी के युवा मन को इससे बड़ा आघात लगा, स्ट्राइक हो गया। जेपी का जो युवा मन है इससे बड़ा आघात लगा उन्हें। ही वॉज डीपली समवेयर इन because of Jallianwala Bagh massacre, where General O. Dyer arbitrarily fired bullet on the common people। एक तरीके से ब्रूटैलिटी की हद थी, एक तरीके से मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध था। अंग्रेजी सरकार ने उसे ससम्मान बरी कर दिया और यह चिंता की बात थी। जनरल ओ डायर acquitted from all the charges from the British Parliament, and that is why Indian national freedom struggle leaders a little bit disappointed from the British activity। अंग्रेजों की इस कार्रवाई से भारत के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, वो निराश हो जाते हैं। जेपी भी निराश हुए क्योंकि उनका युवा मन धीरे धीरे अब क्रोध से भर रहा है। इसी बीच में देखना, अब जब ये मूवमेंट गांधी स्टार्ट करेंगे ना, बिहार में तो मूवमेंट स्टार्ट ही कर रखा था उन्होंने, अब इसके संपर्क में भी आए। जैसे मैं अगर बात करूं, गांधी जी ने चंपारण, ये सब पढ़ेंगे हम, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था। भारत में पहला उनका कोई प्रयोग था मास मूवमेंट के लिए। इन 1917 चंपारण सत्याग्रह स्टार्टेड फ्रॉम बिहार, लेड बाय गांधी। इसका भी जेपी के युवा मन पे बड़ा प्रभाव पड़ा। राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी इन बिहार। किसानों के मुद्दे पे राजकुमार शुक्ला जी ने, पूछते हैं ये सब, गांधी जी को इनवाइट किया था। और गांधी जी ने क्या किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लीडर बना दिया था उस मूवमेंट का। गॉट इट? आ रहा है समझ में? ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में, घबराना नहीं है। सो हियर इज, ये बताओ 1920 में कौन सा आंदोलन चला था? फटाफट बताओ आंसर, गिव मी आंसर फटाफट। 1920 में भारत में सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा स्टार्ट हुआ था? महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी स्टार्टेड विच मूवमेंट इन 1920? नन कोऑपरेशन। वेरी गुड गोपाल, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, सरकारी एजेंसियों के साथ बिल्कुल असहयोग। रमेश, बिल्कुल असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में सरकारी एजेंसियों को क्या करना था? बहिष्कार करना था, बाइकआउट करना था। आ रहा है समझ में? और इस आंदोलन से, वेरी गुड अनुपम, असहयोग, वेरी गुड, ठीक है, ऑल ऑफ यू आर गिविंग आंसर्स, ठीक है। तो अब देखना, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी प्लस वाली क्लासेस में, क्योंकि हमारी जो स्पेशल की क्लासेस होती हैं, यहाँ एक फाउंडेशन होती है। तो आप एक कोशिश करो कि प्लस का सब्सक्रिप्शन लो और रेफरल कोड लगाओगे ये, तो आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी, 10% आपको छूट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो रेफरल होगा मेरा आनंद प्रकाश 69, ठीक है, गॉट इट। प्लस वाले में खूब विस्तृत से डिटेल में ऐसी पढ़ाई होगी कि अब भूलोगे नहीं, ठीक है। प्लस पे कोर्स आने ही वाला है गोपाल, वेरी सून, मतलब ये सोचो कि विद इन 1 वीक आ ही जाएगा, 2-4 दिन में भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू मस्ट यूज 10%, तो यही बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पे देखो उपलब्ध है ये सब व्यवस्थाएं। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर देन यू कैन, हियर इज, सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज एंड एनीथिंग एल्स, ठीक है। ओके गोपाल, वेरी गुड। सो आई विल स्टार्ट। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनके लिए, ठीक है। चलो, तो हम किसकी बात कर रहे थे? इसकी, नन कोऑपरेशन मूवमेंट का बहुत प्रभाव पड़ा है। किसका? जयप्रकाश नारायण के ऊपर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा है। जयप्रकाश नारायण जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई महात्मा गांधी एट अ लार्ज स्केल। बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। अब कुछ लोग देखो गांधी जी को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं आज के जमाने में, चाय की दुकान पे खड़े हो जाएंगे और नॉलेज कुछ खास है नहीं। समस्या क्या है भारत में कि हर कोई प्रिटेंड करता है, एवरीवन इज प्रिटेंडिंग नॉलेज बियरर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। नहीं, हर कोई इस बात को दिखाता है। एस रहमान, जैसे आपने कहा ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनेगा चाय की दुकान पे, तो लोग बताना शुरू कर देंगे कि देखो यूरेनियम लाओ, उसको उबालो, उसको ऐसे बनाओ, मैंने खुद पर्सनली टेस्ट किया। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। 2 things, everyone is trying to impersonate, holding all the information of the world। आप किसी से कुछ बोलोगे ना तो कहेगा अरे ये तो मुझे पहले से पता है, ये तो बड़ा आसान है, ये तो मैंने भी इस पे काम कर रखा है। दूसरी चीज है मुफ्त की एडवाइस। मुफ्त की एडवाइस, भले कोई व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल, भले कोई व्यक्ति पढ़ाई ना करता हो, लेकिन कोई बोल देना कि यार आजकल पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो दुनिया भर की ज्ञान बता देगा कि देखो एकाग्र होना पड़ता है, नीड ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, सवेरे उठ के एक्सरसाइज करो, शीर्षासन करो बाबा रामदेव जी वाला, ठीक है। सो दे आर सो मेनी रिकमेंडेशन। आपने कह दिया जी सर दर्द हो रहा है, तो कोई डॉक्टर नहीं है
फिर भी बोलेगा कि ब्रूफेन खा लो, पैरासीटामोल खा लो। डेफिनेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दो चीजें भारत में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एक, खुद को सबसे होशियार समझना, टू अंडरस्टैंड आई एम नॉलेज बियरर ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन द यूनिवर्स, और दूसरा कि मुफ्त की एडवाइस, टू गिविंग सो मेनी एडवाइस टू ऑल। इससे बचाव करना है खुद को, ठीक है। अपने को, जितने बढ़िया लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, सुकरात कहा करता था कि मैं विद्वान क्यों हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता। रिमेंबर इट। जो बरगद का वृक्ष होता है और जो भरा पूरा होता है, जिसमें फल लगे होते हैं, वो झुका होता है। आ रहा है समझ में? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, ठीक कह रहे हो, ऐसा सबके साथ होता है। तो रिमेंबर इट, जो भरा पूरा फलदार वृक्ष होता है वो झुका होता है। रिमेंबर इट, इफ यू आर होल्डिंग नॉलेज, देखा होगा जितने बुद्धिमान लोग हैं वो बैलेंस रहते हैं, वो जमीन पे रहते हैं, वो कहते हैं अभी बहुत कुछ सीखना है। इसीलिए मैं मानता हूं कि ऑल द टीचर्स, सबसे बढ़िया टीचर कौन है? जो सबसे बढ़िया विद्यार्थी है। हु इज बेस्ट मेंटोर, हु इज बेस्ट टीचर? दोज who are acquiring knowledge, those who are best student। जो अच्छा विद्यार्थी है वही अच्छा शिक्षक हो सकता है। मतलब जिसमें सीखने की ललक है, जिसमें जानने की ललक है, वही अच्छा शिक्षक हो सकता है। ऑलवेज ट्राई, डोंट से आई नो एवरीथिंग, जैसा एक प्रिटेंड होता है, ठीक है। ये भी सीखते रहोगे मेरे साथ, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, अब देखना, जयप्रकाश जी एकदम तैयार हैं लॉन्च के लिए। लॉन्च मतलब अब आने वाले हैं राष्ट्र की राजनीति में। ये वो सितारा हैं। ओके अनुपम, वेलकम। तो देखो, मेरा काम है मेंटरिंग भी थोड़ी होती रहे, ब्रेन वॉश भी थोड़ा होता रहे, पॉजिटिविटी भी भरती रहे, आप बहुत कुछ सीखो भी। ये नहीं कोर्स आया खत्म कर दिया एंड एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। आई एम हियर टू गिव यू सम ऑप्टिमिस्टिक आइडियाज इन योर ब्रेन। मैं कोई आशावादी विचार भी देता रहूंगा जिससे कि आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी मिलती रहे, ठीक है। तो जो लोग मुझे अभी फॉलो नहीं करते, फॉलो कर लें। और दूसरा काम एक और करना, ये क्या है, आप समाज सेवा ही कर रहे हो। राष्ट्रवादिता के कई प्रकार होते हैं। ये कि अच्छी इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहना चाहिए अपने दोस्तों में, मित्रों में, जिन लोगों तक जानकारी नहीं है। इसीलिए अनअकैडमी ने एक व्यवस्था की है। अनअकैडमी हैज अ प्रोविजन टू शेयर योर वीडियोस विथ एनीवन। तो कम से कम मित्र को भी पता लगेगा। आप मिल बैठ के एक पीयर ग्रुप बनाओगे। आपने सुना होगा जितने भी एग्जाम के टॉपर्स होते हैं वो क्यों जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं। रिमेंबर इट, कैसे ऐसे होता है। पीयर ग्रुप मतलब होता है दोस्तों का ग्रुप, एक ग्रुप होता है। अब मान लो कि जैसे जयप्रकाश नारायण पे आपको बहस करनी है, आपने क्या किया, ये वीडियोस शेयर की अपने दोस्त को, मैं तरीका बता रहा हूं, और कहा कि जी आप कुछ यहां से नॉलेज ले लो जो सर बता रहे थे, कुछ यहां से नॉलेज ले लो। अगर वो प्लस पे है तो बोलो कि प्लस के कोर्स देख ले, कुछ अगर जरूरी लगे तो बुक पढ़ ले, ठीक है। अपनी नॉलेज को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। फिर आपस में डिबेट करो। एक बार डिबेट कर लिया ना इस ग्रुप में, नो वन कैन रेस्ट्रिक्ट योर सिलेक्शन। लेकिन हमारी आदत है कि जी हम एक अम्ब्रेला बनाते हैं, इधर एक अम्ब्रेला बना दिया मैंने, हम अम्ब्रेला बना देते हैं और इस अम्ब्रेला में छुप जाते हैं नीचे। हम छुप छुप के पढ़ाई करते हैं इंडिविजुअल। डोंट डू ऑल योर स्टडीज इंडिविजुअली, रिमेंबर इट। कमिंग टू द पॉइंट, आ जाए लाइक आ जाए तो कर दो लाइक फटाफट, ठीक है। समझ में आ जाए तो लाइक कर दो, ना समझ में आए तो फिर सोच के लाइक करना, और बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो जांच कराने की जरूरत है, ठीक है। चलो कमिंग टू द पॉइंट, आते हैं पॉइंट पे। अब यहां से जयप्रकाश जी आ चुके हैं और इसी बीच में वो किसका भाषण सुन लेते हैं, एक स्पीच सुनेंगे, एक स्पीच सुनेंगे। किसका स्पीच होगा ये देखते हैं जरा। ही गॉट अ स्पीच, देखते हैं क्या है ये स्पीच। स्पीच क्या है, क्या हो गया भाई, ये कैसा सिंबल बनने लगा। इसमें कुछ पेन टैब में प्रॉब्लम आ रही है। चलो मैं ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो, यहां से मैं इसको इरेज करके फिर से कोशिश करता हूं कि आ जाए। हाँ ठीक है, चलो शायद अब आ जाएगा। चलो अब आते हैं पॉइंट पे। तो देखो, जयप्रकाश जो नारायण जी हैं, जेपी जी, अब इनका देखो क्या है। इसी बीच में एक स्पीच सुनते हैं। हेलो अंजलि, एक स्पीच सुनते हैं। और स्पीच क्या है, स्पीच है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। गुड मॉर्निंग अंजलि,
थोड़ा सा आप लेट हो, मुझे फॉलो करो जिससे कि आप सही समय पे क्लास ले पाओ। 10 बजे से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैं YouTube पे एक और बात है, ठीक है, नॉट एन इश्यू अंजलि, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस फॉलो करो और टाइम पे आ जाओ। एक और सूचना आपको मैं दे रहा हूं, मैं आजकल यूट्यूब पे अन अकेडमी के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे मैं इस समय लक्ष्मीकांत सीरीज डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? अभी स्टार्ट हुआ है, कल से, मतलब आज ही से इंट्रोडक्शन। तो आप इसको 3 बजे से, आधे घंटे का है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, 3:30 तक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? और मैं इसमें समरी दे रहा हूं, तो आप इसको ज्वाइन करके देख सकते हो, है ना? वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। गुड मॉर्निंग अदिति, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। आपको वो मोटी पुस्तक की सारी जानकारी मिल जाएगी। सो ज्वाइन मी देयर। आ रहा है समझ में? कमेंट करो, वहां भी समझो। फिर जब मैं पॉलिटी की प्लस पे कोर्स लॉन्च करूंगा वो भी देखना, ठीक है? यू विल गेट सो मेनी इंफॉर्मेशन पेज बाई पेज, ठीक है? चलो, तो यहां पे देखना कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, हाँ बिल्कुल अनुपम, पूरी वहां पे डिस्कस कर रहा हूं मैं, एकदम पेज बाय पेज उसकी समरी निकाल के दे रहा हूं। आप क्या करो, किताब डाउनलोड कर लो या किताब खरीद लो, या होगी भी लक्ष्मीकांत जी की किताब, ठीक है? एंड जस्ट गो थ्रू इट। आई विल एक्सप्लेन विच पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस। ओके, वेलकम, ओके अनुपम, वेलकम, ठीक है? सो हियर इज स्पीच। स्पीच सुन ली इन्होंने, किसके लिए? नन कोऑपरेशन मूवमेंट के समर्थन में। ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद स्पीच दे रहे थे, जेपी ने ये स्पीच सुन ली और इतने प्रभावित हुए, बिकॉज मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। और ये हिंदू मुस्लिम का विवाद आज हो रखा है ना, आजादी के समय ये नहीं था, ये अंग्रेजों के द्वारा स्टार्ट की गई एक कॉन्स्पिरेसी है। हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट स्टार्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ कॉन्स्पिरेसी टू डिवाइड एंड रूल दिस कंट्री। गॉट इट? अंग्रेजों के द्वारा एक षड्यंत्र था, और यह बंगाल विभाजन के समय इसके बीज बोए गए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता ने ही 1857 की क्रांति की थी। रिवोल्ट ऑफ 1857 हैपेंड बिकॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, utmost task of the British Empire to dismantle this unity, and that is why they sown the seeds of Hindu Muslim, एक होता है ना डिसमेंटलिंग, उसको अलग कर दिया। गॉट इट? आ रहा है समझ में? तो जब ये भाषण सुना तो एकदम प्रभावित हो गए, और एकदम जैसे होता है ना गांधी जी के एकदम चेले बन जाना, ठीक है? आ रहा है समझ में? लेकिन एक दिक्कत हुई, ये जो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये चलेगा 1920 से 1922 तक, चौरी चौरा इंसिडेंट तक, याद होगा, और नहीं भी तो मैं बताऊंगा, ठीक है? चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था? यहाँ कुछ पुलिस वालों को लोगों ने उनकी हत्या कर दी। फ्यू पुलिस पर्सनल्स वर किल्ड बाय पीपल, और गांधी ने ये मूवमेंट सस्पेंड कर दिया, सस्पेंडेड। गांधी ने मूवमेंट सस्पेंड कर दिया, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को निराशा हुई। सुभाष चंद्र बोस इवन फ्रस्ट्रेटेड, चित्तरंजन दास फ्रस्ट्रेटेड, एंड मोतीलाल नेहरू ऑल्सो डिसअपॉइंटेड, जयप्रकाश नारायण ऑल्सो डिसअपॉइंटेड। हेलो अनुराग, वेलकम। बहुत सारे लोगों को निराशा हुई कि गांधी जी ने अचानक से मूवमेंट को रोक दिया, एंड दैट इज वाई अब देखो क्या होगा। यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, हाँ बिल्कुल, चौरी चौरा कांड भी बोला जाता है, ठीक बात है, लेकिन हम घटना बोलेंगे, कांड ऐसा निगेटिव नहीं लग रहा है। देखो क्या हो गया, वहां थोड़ी हिंसा हो गई। गांधी जी ने कहा था, है ना, कांड से नहीं लगा, स्कैम जैसा लगता है ना, कांड मतलब ऐसा लगता है कोई निगेटिव वाइब आ रही है, इसलिए हम घटना का प्रयोग करेंगे, चौरी चौरा घटना। गॉट इट? अरे राइट सेंटेंस भी जरूरी होता है, ठीक है? जैसे बोलो कि गांधी जी ने कांड कर दिया था, तो ये अजीब नहीं लग रहा है? गांधी जी ने इस घटना के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया दी। गॉट इट? राइट वर्ड, ऑलवेज यूज राइट वर्ड इन द राइट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखना कि 1922 में जब ये निराश हो गए जेपी, व्हेन, ओके गोपाल, जब जेपी निराश हो गए तो एक समस्या हुई। मजा आ रहा है कि नहीं? जरा थम्स अप बनाओ। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो जेपी 1922 में निराश हो गए, जेपी 1922 में निराश हो गए, और इसलिए उन्होंने सोचा कि यार अब चलते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, दूसरे शहर में चलते हैं, दूसरे देश में चलते हैं। दैट इज वाई जेपी बहुत टैलेंटेड थे। उनके पिताजी एक जूनियर ऑफिशियल थे, हिज फादर वाज
a junior official in the government department and he was very talented. JP was very talented. He was inspired by स्वदेशी movement. बताओ एक ऐसा व्यक्ति जो इतना talented हो, वह जब 7वीं कक्षा में थे, when he was in the 7th standard, तो वो आ गए थे कहां पे? वो आ गए थे पटना में पढ़ने के लिए आ गए थे. He completed his studies from पटना. आ रहा है, और हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया. सरस्वती हॉस्टल थी, वहीं पे रहना शुरू कर दिया. ठीक है, अब देखना क्या होगा. इंग्लिश एजुकेशन इनकी थी, इंग्लिश में पढ़ाई करते थे. ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन थी. इंग्लिश एजुकेशन, अब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि बाइकॉट इंग्लिश, एंड दैट इज व्हाई ही बाइकॉटेड इंग्लिश एंड ज्वाइन विद्यापीठ. ऐसे करके था, बिहार विद्यापीठ, विद्यापीठ, और इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था, तो इसको ज्वाइन कर लिया. गॉट इट? सोचो, जिस व्यक्ति ने कहा हो, इतना एडवांस और बुद्धिमान व्यक्ति, ही बाइकॉटेड इंग्लिश एजुकेशन ऑल्दो ही वाज मास्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. उनको बहुत अंग्रेजी का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने इसका बाइकॉट कर दिया और उन्होंने बिहार विद्यापीठ ज्वाइन किया, विच वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. दैट इज द पैट्रियोटिज्म ऑफ जयप्रकाश नारायण. समझ रहे हो? उन्होंने ज्वाइन किया, और यहां से अब जब आंदोलन में थोड़ी सी निराशा हाथ लगी, तो वो चले जाते हैं यूएस से पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए. किसके लिए? हायर स्टडीज के लिए, उच्च शिक्षा के लिए. अब बताओ, आज की डेट में लोग यूएसए नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, और उस जमाने का मतलब है कितने टैलेंटेड होंगे. व्हाट द टैलेंट ही हैड, उनके पास क्या टैलेंट है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो. ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट. तो अब देखना, यूएसए चले गए हैं. यूएसए में वो एक प्रोफेसर है, एडवर्ड रॉस. एडवर्ड रॉस, ये बर्कले यूनिवर्सिटी, आज भी बहुत फेमस सी यूनिवर्सिटी है, बर्कले यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ, और एडवर्ड रॉस के संपर्क में आते हैं. ये प्रोफेसर है, और इसको कहते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी. समझना, आज बच्चे इनकी किताब पढ़ते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, सामाजिक विज्ञान या समाज विज्ञान का पिता कहते हैं. उसके अंडर में इन्होंने पढ़ाई शुरू की, एडवर्ड रॉस के अंडर में. खूब सारी जानकारी ली, कार्ल मार्क्स को पढ़ा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा, और इनको लगा कि दुनिया में अमीरी और गरीबी का भेद हटाना बहुत. आ रही है आवाज? अब आ रही है तो बताओ फटाफट. हाँ ठीक है, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था. ठीक है, चलो, अब इंटरनेट है इसलिए टेक्निकल प्रॉब्लम पता ही है, वी कांट रेस्ट्रिक्ट इट. चलो आगे बढ़ते हैं. तो ठीक है, अब जेपी जी चले गए यूएसए, और कौन सी किताब इन्होंने पढ़ी थी कार्ल मार्क्स की? फटाफट आंसर दो. यू मस्ट गिव मी आंसर. विच बुक ही रीड देयर? कार्ल मार्क्स की कौन सी किताब इन्होंने सबसे अधिक पढ़ी थी? कार्ल मार्क्स की कौन सी पुस्तक है जिनको इन्होंने पढ़ा था? बताना जरा. एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दूसरा है दास कैपिटल, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है नन ऑफ दी एबव. नन ऑफ दी एबव. जरा बताना कि कौन सा सही है. बताना जरा. बताना कौन सा सही है. दिख रहा है क्या? वो पोल दिख रहा है क्या? वेरी गुड. 71% लोगों ने बी जवाब दिया. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ अदिति, बी. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. नहीं, बी है केवल, दास कैपिटल. हियर इज दास कैपिटल. ठीक है. अंजलि 2.4 सेकेंड, गोपाल 2.9 सेकेंड, अंजलि त्रिपाठी 5.3 सेकेंड. ठीक है, और अनुराग 6.4 सेकेंड. ये देखो पूरा सेकंड वाइज डेटा दे रखा है. ठीक है. तरुण 6.8 सेकेंड, पूजा 20 सेकेंड. ठीक है, आ रहा है समझ में? बी आंसर है, दास कैपिटल. सबसे अधिक उन्होंने पढ़ाई की थी दास कैपिटल की. ठीक है, चलो. तो अब हम देखते हैं
कि अब इससे बड़ा इन्फ्लुएंस हुए थे, उनको लगा था कि दुनिया में गरीबी और अमीरी को हटाना पड़ेगा। नीड ऑफ द आर इज टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम दिस वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि इस गरीबी और अमीरी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब वो वहां से वापस आएंगे, व्हेन ही केम फ्रॉम यूएसए, तो उनकी पर्सपेक्टिव बदल गई थी। इन 1929 रिटर्न टू इंडिया, भारत आते हैं, रिटर्न टू इंडिया। और जब भारत आते हैं तो वह कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। ही ज्वाइंड कांग्रेस। और किसकी रिक्वेस्ट पे? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की रिक्वेस्ट पे ये कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। गॉट इट? ये पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन जब धीरे धीरे आप देखो 1930 में, और ये 30 से 34 तक कौन सा चलेगा? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसका नाम क्या है? कौन सा आंदोलन है ये? सविनय अवज्ञा आंदोलन, लेड बाय गांधी। तो इसको ये ज्वाइन कर लेंगे। इन 1932 1932 में इनको जेल कर दिया जाएगा, जेपी को, और ये नासिक जेल में बंद हो जाएंगे। एग्जाम में पूछा जाता है, ही इम्प्रिजन्ड इन नासिक जेल। नासिक जेल में इनको बंद कर दिया जाएगा। आ रहा है समझ में? जेल में बंद होंगे। जब ये जेल से बाहर छूटते हैं, जब ये जेल से बाहर छूटते हैं तो क्या होता है? अब आंदोलन में थोड़ी तेजी पकड़ रही है। इसी बीच ये क्योंकि मार्क्सिज्म से प्रभावित हैं, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिज्म, तो यह कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बना लेते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। याद रखना, ईयर भी पूछ देते हैं एग्जाम में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1932, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। वेलकम होम, थोड़ा लेट हो गया, कल से 10 बजे रहना। फॉलो करो मुझे, जो लोग फॉलो नहीं करते हो फॉलो करें, ठीक है? 1932 तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना दी गई कांग्रेस के अंदर ही। ठीक है, गॉट इट? आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, रिमेंबर इट। वो इसके प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। एंड जनरल सेक्रेटरी कौन बना? जनरल सेक्रेटरी वाज, नमस्ते ओम, फॉलो करना मुझे जिससे कि सही समय पे नोटिफिकेशन मिल पाए। जनरल सेक्रेटरी कौन बना? जेपी बने, जयप्रकाश नारायण। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? रिमेंबर इट, गॉट इट? ठीक है, तो ये सारी बातें समझ में आ गई। अब देखना, यहां तक तो पूरी कहानी आ गई। अब धीरे धीरे क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इनको 1942 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ही वाज अरेस्टेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इनको हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। 1942 में यह हजारीबाग जेल में बंद हो गए, हजारीबाग। एनी हाउ ही मैनेज टू रन अवे, वहां से निकल भागने में कामयाब हो गए, हजारीबाग जेल में बंद थे। 1945 तक ये बंद रहे। ही वाज इम्प्रिजन्ड टिल 1945, वहां तक वो रहे और आजादी की लड़ाई ऐसे चलती रही। ठीक है, गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया। अब जरा अगली बात देखते हैं। अगली बात ये है कि ये तो उनकी शुरुआती बातें हैं। जयप्रकाश जी बड़ा महत्वपूर्ण, ये उनकी अर्ली डेज की पिक्चर है और यह 1975 की पिक्चर है। देखो यहाँ पे, बल्कि मैं कहूं कि 1975 में एक इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी जी इम्पोज्ड इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, और उसके विरुद्ध इन्होंने एक आंदोलन किया था। उसको कहते हैं टोटल रिवॉल्यूशन। इसको बिहार क्रांति भी कहते हैं, टोटल रिवॉल्यूशन। गॉट इट? हेलो आशीष, हेलो अंकिता, हेलो सोनू। दोज हु आर कमिंग लेट, रिमेंबर इट, दोज हु आर कमिंग लेट, हमारी क्लास 10 बजे शुरू होती है। मुझे फॉलो करो जिससे नोटिफिकेशन मिले, ठीक है? ओके, नमस्ते आशीष। संपूर्ण क्रांति, ये कमाल की क्रांति थी। और आज के जितने नेता हैं ना, आज के जितने नेता हैं वो इसी क्रांति से निकले हैं। हाँ देखो अनुराग, जो लालू यादव हैं या मुलायम सिंह यादव हैं या जितने भी नीतीश कुमार हैं, सुशील कुमार मोदी हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, ऑल दी स्टालवार्ट ऑफ बिहार, ये जितने भी बड़े नेता हैं, इवन अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, यह एक छात्र आंदोलन था जो पटना यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था 1974 में
और बाद में इमरजेंसी के विरोध का आंदोलन बन गया, रिमेंबर इट। और इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और फिर कई दलों ने मिलके मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1978। दैट वाज द एफर्ट ऑफ whom? That was the effort of जयप्रकाश नारायण जी। आ रहा है समझ में? तो ये उस जमाने में आज जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जयप्रकाश नारायण जी द्वारा चलाए गए संपूर्ण क्रांति आंदोलन के की देन है। अब जैसे ये फोटोग्राफ्स जो है बहुत यंग एज की है, जब वो लगभग 20-25 साल के थे, ठीक है, गॉट इट। पॉलिटिक्स में देखो इन्होंने इकोनॉमी में भी हाथ आजमाया। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि 1950 में इन्होंने एक प्लान दिया था, सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान मतलब सबका उत्थान, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। ही गेव एन इकोनॉमिक प्लान। पूछा जाता है एग्जाम में। हेलो रंजन, वेलकम, लिटिल बिट लेट। मुझे फॉलो करो जिससे कि 10 बजे क्लास को आप ले पाओ, नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। 1950 सर्वोदय प्लान, देश में किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, घरेलू उद्योगों के ऊपर बल दिया जाए। दैट वाज द प्लान ऑफ जयप्रकाश नारायण। दैट इज सर्वोदय प्लान कहते हैं इसे, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखो अब यहाँ पे वो विनोबा भावे जी से भी प्रभावित थे। भूदान मूवमेंट, विनोबा भावे स्टार्टेड भूदान मूवमेंट इन 1951। 1951 में धनी लोग, धनी जमींदार गरीबों को जमीन दान में देंगे। दैट वाज भूदान मूवमेंट स्टार्टेड बाय विनोबा भावे इन 1951, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ नाउअडेज तेलंगाना। इसीलिए उसको पोचमपल्ली भूदान आंदोलन भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लस में डिटेल में, ठीक है। तो ये था। देखो अब ये लोक नीति को फॉलो करते थे, मतलब जनता के कल्याण की बात करते थे। यही इस स्लाइड में दिया गया है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो जयप्रकाश नारायण जी का मूवमेंट था, जो मैं बता रहा था कि पॉलिटिक्स में वो समाज सेवा की भावना से आए थे। ही एंटर्ड इन द पॉलिटिक्स विथ ए ग्रेटर एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। देखो यहाँ पे बिहार मूवमेंट की कुछ पिक्चर्स है। ये स्टूडेंट है पटना यूनिवर्सिटी के, और यह पटना यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था और पूरे देश के स्टूडेंट्स में फैल गया। गॉट इट? आ रहा है समझ में? तो ये था जयप्रकाश नारायण जी का योगदान। दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जयप्रकाश नारायण जी। ही स्टार्टेड अ स्टूडेंट मूवमेंट फ्रॉम द पटना यूनिवर्सिटी एंड स्प्रेडेड ऑल अक्रॉस द इंडिया। जितने भी आज के बड़े लीडर हैं इसी से निकले हुए हैं। इसको जनता का मूवमेंट भी कहते हैं, पीपल मूवमेंट भी कहते हैं, इसे बिहार मूवमेंट भी करते हैं। और जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, राष्ट्रकवि थे ना ये, रामधारी सिंह दिनकर, पटना के रामलीला मैदान में 1 लाख लोग जुट गए। 1 लाख लोग, 1 लाख पीपल गैदर्ड इन द रामलीला मैदान ऑफ द पटना। और लोग नारे लगाने लगे, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता के बारे में कहने लगे कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। दैट वाज द बिगेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द इमरजेंसी। आपातकाल के विरुद्ध यह अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें लाखों लोगों ने ये नारे लगाए कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। गॉट इट? आ रहा है समझ में? देखो ये इमरजेंसी की बात की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस हुआ था। केस क्या था? एक राज नारायण नाम का व्यक्ति है, राज नारायण। उसने कहा था 1971 में केस कर दिया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में गलत तरीके से विजय पाई है। राज नारायण filed a case in the Allahabad High Court. इंदिरा गांधी वन इलेक्शन बाय द फ्रॉडुलेंट मींस। और हुआ क्या कि 12 जून, देखना ध्यान से, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यह बात सही है और इंदिरा गांधी का इलेक्शन कैंसिल कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट कैंसल्ड इन दिस केस इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी ड्यू टू यूज ऑफ फ्रॉडुलेंट मींस, गलत तरीके से चुनाव जीतने के कारण। और इसी वजह से देश में 18 महीने की इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगा दी थी, जून 25, 1975। याद रखना ये 18 मंथ्स की है, 18 महीने की, और इसका जम के विरोध किया गया। इसमें सारे लीडर्स आ गए। आ रहा है समझ में? इसका विरोध किया गया था। उनको, जयप्रकाश नारायण जी को जेल में बंद कर दिया गया और एक तगड़ा आंदोलन देश में फैल गया। गॉट इट? देखो यहाँ न्यूज़पेपर में निकला हुआ है, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, जेपी, मोरारजी, आडवाणी, अशोका, मेहता, वाजपेयी अरेस्टेड। देख रहे हो? ऑल लीडर्स ऑफ इंडिया दैट टाइम अरेस्टेड। सभी लोग अरेस्टेड हो गए।
यहाँ देखो एक और पेपर में लिखा है, इंडियन हेराल्ड में वो निकला था, यहाँ पे देखो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, देखो यहाँ जेपी की फोटो दी गई है इस स्लाइड में। इमरजेंसी के डिक्लेरेशन में यहाँ पे नेशनल दिल्ली में निकला हुआ है कि इमरजेंसी लगा दिया गया है और ये सब लीडर्स गिरफ्तार हो गए हैं। गॉट इट? आ रहा है समझ में? उस दौर में हम चले गए। यहाँ पे जेपी वो जो 1 लाख लोगों को एड्रेस कर रहे हैं उसकी बात दी गई है, रामलीला मैदान है ये। गॉट इट? आ रहा है समझ में? यहाँ पे 1979 में उनकी मृत्यु हो जाती है और जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1978 में, उसमें विभाजन हो जाता है। अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1978, ये इनकी मृत्यु के बाद ये खत्म हो जाता है और धीरे धीरे यह जो कई दलों का शासन था वो टूट जाता है। गॉट इट? तो जब तक जेपी थे ये आंदोलन जीवित रहता है। कंक्लूजन में यह है कि टोटल रिवॉल्यूशन जेपी ने चलाई थी और यह इसमें 7 मुद्दे रखे गए थे कि अर्थव्यवस्था का सुधार और राजनीति का सुधार, संस्कृति का सुधार, रिफॉर्मेशन इन कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, एजुकेशन, एवरीथिंग। यहाँ पे सारी बातें दी गई थी। मार्क्स के आइडियाज से और गांधी के आइडियाज से ये प्रभावित थे, ठीक है, और यह पूरी व्यवस्था को बदल देना चाहते थे, इसीलिए इनकी क्रांति को कहते हैं अ रिवॉल्यूशन। And that is why he became a stalwart of Indian politics after the independence. That is the whole debate and discussion of JP. ये संपूर्ण जेपी की जिंदगी है। जेपी एक विचारधारा है जिनका कभी अंत नहीं हो सकता। जेपी इज एन आइडियोलॉजी, नेवर इज गोइंग टू एंड। गॉट इट? आ गया सबको समझ में? आ गया तो जरा लाइक बनाओ, थम्स अप करो, ठीक है? आ गया समझ में सबको? वेरी गुड। अब ये हो गई हमारी आज तक की बात। इस आंदोलन को हम मॉडर्न हिस्ट्री के उन हिस्सों को उठाया हमने जो महत्वपूर्ण से हिस्से हैं। अब जब हम प्लस पे हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना, तो और भी डिटेल में चीजों को देखेंगे और समझेंगे। गॉट इट? आ रहा है समझ में? कल से हम क्या करेंगे? कल से इसमें हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ज्योग्राफी सेगमेंट को उठा लें, क्योंकि हमारी पेपर डिस्कशन होने वाली है ऑन दी 2 जून। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी स्पेशल की क्लास में पता ही है, एक तरीके का सिनॉप्सिस होता है, एक कवरेज होती है, ठीक है? तो कल हम थोड़ा सा इंडिया की ज्योग्राफी देखेंगे। बस एक सिनॉप्सिस होगी कि भारत को कैसे पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना चाहिए। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। बहुत मजा आने वाला है कल की सेशन में, तो उसको जरूर देखें सेम टाइम पे 10 बजे। वी विल मीट एट अकेडमी एंड at the 10 PM sharp. जो लोग लेट से आए थे वो जरूर उस समय ज्वाइन करेंगे। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे सेफ एंड always remember this life is precious, so respect everyone. Thank you and namaste to all.